जय हिंद दोस्तों। स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में बात करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आने वाले रेलवेज के काफी एग्जाम लगे हुए हैं, जैसे एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 25 तारीख से, और जेई का एग्जाम लगा हुआ है, एनटीपीसी का लगा हुआ है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लगे हुए हैं। तो ये सारे जितने भी एग्जाम हैं, सारे जितने भी एग्जाम इंपॉर्टेंट हैं, उनमें ये इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इसको जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैंने ये तैयार किए हुए हैं। जो मेरी शिफ्ट में भी, जो 2018 में जो मेरी शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कुछ, तो कुछ क्वेश्चंस वो वहां से भी मैंने उठाए हुए हैं। तो देखिएगा कि 2018 की जो पेपर हुआ था, तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या लेवल रह सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, लिखा हुआ है ज्योति तीव्रता का मात्रक इनमें से कौन सा है। देखिए, ज्योति तीव्रता की बात करूं तो इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। ठीक है दोस्तों। तो इसका मात्रक के बारे में पूछा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक इनमें से कौन सा है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, ज्योति तीव्रता मतलब जो उसकी जो लाइट है, उसकी इंटेंसिटी जो नापता है, वो किस में नापते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो नापते हैं आपका कैंडला में। किस में नापते हैं? कैंडला में नापते हैं, और इसको सीडी से डिनोट करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मोल की बात करूं तो मोल से पदार्थ की मात्रा, ये पदार्थ की मात्रा को नापने का जो जिसको नापा जाता है, वो मोल से नापा जाता है, जो हो गया। ठीक है। और केल्विन की बात करें तो केल्विन जो है आपका, वो टेम्परेचर का मात्रक है। ये देखिए, जितने भी यूनिट है सब एसआई मात्रक लिखे हुए हैं इसके। तो केल्विन जो है आपका, वो टेम्परेचर यानी तापमान का मात्रक हो जाएगा। और एम्पियर की बात करूं तो एम्पियर से हम क्या, इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं, यानी विद्युत धारा को एम्पियर से नापा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके देखिए, मैं साइन की बात करूं तो इसको हम मोल से दर्शाते हैं, और केल्विन की बात करूं तो के से दर्शाते हैं, और एम्पियर की बात करूं तो ए से इसको दर्शाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैस्कोग्राफ के आविष्कारक निम्न में से कौन है। कैस्कोग्राफ की बात करें तो कैस्कोग्राफ दोस्तों क्या होता है, तो ये एक ग्राफ होता है, एक यंत्र होता है, जिसकी सहायता से हम प्लांट्स की ग्रोथ को नापते हैं। मतलब जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि को नापने के लिए कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो इसके आविष्कारक कौन थे? तो इसके जो आविष्कारक थे वो थे जेसी बोस। जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस इसके आविष्कारक थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेपी एगर्ट की बात करें तो ये फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माने जाते हैं। किसके? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जन्मदाता माने जाते हैं जेपी एकर्ट। ल्यूमेनॉक की बात करें तो ये सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक माने जाते हैं, यानी माइक्रोस्कोप। किसके? माइक्रोस्कोप के आविष्कारक ल्यूमेनॉक माने जाते हैं। सीवी रमन की बात करूं तो इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। क्या दिया था? रमन इफेक्ट दिया था, जो कि लाइट से रिलेट करता है, यानी प्रकाश से रिलेट करता है, रमन इफेक्ट। तो इनको जो रमन इफेक्ट दिया था वो सीवी रमन ने दिया था। तो याद रखिएगा कि कैस्कोग्राफ के जो आविष्कारक है वो जेसी बोस जी हैं। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन है। देखिए, दूरी मापने के लिए पूछा गया कौन सा सबसे बड़ा मात्रक है। तो देखिए, इसके ऑप्शन है पारसेक, प्रकाश वर्ष, मीटर और खगोलीय इकाई। देखिए, चारों ही जो ऑप्शन है वो आपके दूरी के ही मात्रक हैं। तो इसमें जो दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है वो आपका कौन सा है? पारसेक है। कौन सा है? पारसेक है। तो देखिए, पारसेक से क्या नापा जाता है? पारसेक से दोस्तों वो दूरियां नापी जाती हैं जो हमारे, जैसे जो हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है दोस्तों। तो सोलर सिस्टम के बाहर जितने भी खगोलीय पिंड हमारे घूम रहे हैं, देखिए सोलर सिस्टम में तो हमारे सन और जो प्लैनेट्स है वो आते हैं, जो हमारे अलग अलग प्लैनेट्स है, और जो सूरज हो गए वो आते हैं। लेकिन अपने सोलर सिस्टम से जो बाहर और भी आकाश गंगाएं हैं, उनके बीच में जो अलग अलग पिंड घूम रहे हैं, उनके बीच की जो दूरी नापते हैं वो पारसेक से नापते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका सबसे बड़ा दूरी मापने का मात्रक है। और बात करें कि एक पारसेक की वैल्यू क्या होती है, तो एक पारसेक जो होता है वो बराबर होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगे बात करें प्रकाश वर्ष की, यानी लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर क्या होता है। तो लाइट ईयर दोस्तों एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी निर्वात में, मतलब वैक्यूम में एक साल के द्वारा प्रकाश जितनी दूरी ट्रेवल कर सकता है उसको एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो एक लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? एक लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, इन दोनों में संबंध की बात करूं, एक पारसेक की वैल्यू लाइट ईयर में क्या होती है, तो ये भी याद रखिएगा कि एक पारसेक की वैल्यू को अगर हम लाइट ईयर में लिखना चाहें तो क्या होगा, 3.26 लाइट ईयर
के बराबर होता है कितना, 1 पारसेक। तो ये भी याद रखिएगा, 1 पारसेक की वैल्यू क्या होती है, 3.26 लाइट ईयर होती है। आगे बात करते हैं मीटर की बात करें तो देखिए मीटर जो दूरी नापने का जो है वो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक आपका मीटर हो जाएगा। खगोलीय इकाई की बात करें यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो ये भी दूरी मापने का वो है मात्रक है। और इसके द्वारा जो दूरी होती है, खगोलीय इकाई जो होती है वो होती है जो आपकी डिस्टेंस है अर्थ से सन के बीच की, मतलब पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे खगोलीय इकाई कहते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय इकाई जो वैल्यू होती है वो होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है। तो ये तीनों ही वैल्यू याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती है। और तो इनमें सबसे जो बड़ा मात्रक हो जाएगा आपका पारसेक, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कार की चाल 5 सेकंड में 80 मीटर पर सेकंड से घटकर कितनी हो जाती है, 60 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कार का त्वरण ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है, चाल 5 सेकंड मतलब टाइम दिया हुआ है हमें, टी बराबर दिया हुआ है 5 सेकंड। उसके बाद क्या है कि मतलब कोई कार चल रही थी 80 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रही थी और उसने क्या हुआ 5 सेकंड बाद उसकी चाल घट करके कितनी 60 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो जो पहले हमारी जो चाल थी, पहली जो चाल थी वो 80 मीटर थी, तो जो प्रारंभिक चाल होती है उसको यू से दर्शाते हैं। तो यू की वैल्यू जो है वो कितना है 80 मीटर पर सेकंड है। और उसके बाद जो अंतिम चाल है, अंतिम चाल कितनी होगी हमारी 60 हो गई, जिसको हम v से दर्शाते हैं। तो v बराबर हो गया 60 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसे पूछ रहा है कि त्वरण बताइए, त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं, तो हमें a ज्ञात करना है। तो दोस्तों a ज्ञात करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, देखिए हमारे गति के 3 समीकरण है। तो गति का जो पहला नियम है, गति का पहला नियम क्या है, v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। बाकी और जो दूसरा और तीसरा नियम क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। और अगला क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे सेकंड हो गया और ये हमारा थर्ड हो गया। तो ये हमारे गति के समीकरण है। तो ये हमारा पहला समीकरण है, इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो v हमारा कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, उसके बराबर u कितनी, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू होगी 80 प्लस a आपका हमें निकालना है और t कितना है, t हो गया 5, मतलब समय कितना दिया हुआ 5 सेकंड दिया हुआ है। अब देखिए इसकी यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट एक ही होनी चाहिए। देखिए सारी जो यूनिट है वो ऐसा ही, मतलब एक ही यूनिट में सेकंड है, यहाँ भी देखिए सेकंड है और ये मीटर में है, तो इसका मतलब है जो हमारी यूनिट है वो सारी सेम है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए ये इधर आ जाएगा 80 माइनस में आ जाएगा और ये हो जाएगा 5a और इधर हो जाएगा माइनस का 20 बराबर 5a। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5 नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। और त्वरण की यानी एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए जो इसका राइट आंसर है वो, हाँ ये देखिए यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, ये माइनस को डिनोट करेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब ये निगेटिव त्वरण हो रहा है, ऋणात्मक त्वरण हो रहा है। क्योंकि देखिए चाल यहाँ पे घट रही है, 80 से घट के 60 हो रही है, इसका मतलब जो इसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है यानी निगेटिव त्वरण हो रहा है। तो ये जो साइन जो दर्शा रहा है आपका, ये जो निगेटिव साइन दर्शा रहा है वो रिटार्डेशन को यानी ऋणात्मक त्वरण को दर्शा रहा है, निगेटिव त्वरण को दर्शा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए आगे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 कैलोरी बराबर कितने जूल, मतलब पूछ रहा है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो देखिए 1 कैलोरी में जूल होते हैं वो होते हैं 4.18 होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी देखिए जूल की बात करें तो जूल किसका मात्रक है, जूल आपका जो इकाई है वो वर्क की इकाई हो जाएगी और आपका हीट की इकाई हो जाएगी और आपका एनर्जी की इकाई हो जाएगी। तो इन सब की जो इकाई है या इन सबको जो मापते हैं वो जूल में नापते हैं, मतलब वर्क की भी जो मात्रक है वो जूल है, हीट का भी जो एसआई मात्रक है वो जूल है और एनर्जी का भी एसआई मात्रक जूल है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमें वो बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है कितना 12 वोल्ट। तो देखिए वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं, तो V की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट दी हुई है। उसके बाद 5 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं, तो प्रतिरोध R की वैल्यू दी गई है वो 5 ओम दी गई है। देखिए ओम का साइन है,
ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, धारा निकालनी है, मतलब हमें धारा को आई से नोट करते हैं, मतलब आई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्योंकि देखो ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, तो ओम्स लॉ क्या होता है कि जो परिपथ में बहने वाली जो धारा है वो उनके बीच जो विभवांतर होता है यानी वोल्टेज होता है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जो V होता है वो प्रोपोर्शनल होता है I के, मतलब जो धारा होती है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। और जब इसमें इसका साइन हटाते हैं तो ये R यहाँ पे कांस्टेंट में जुड़ जाता है, तो ये आपका V बराबर हो जाता है IR। तो ये याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो V बराबर IR हो गया। अब देखिए V की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू दी है, I फाउंड करना है तो हमें निकाल लेंगे आराम से। ये V की वैल्यू 12 हो जाएगी, I हमें निकालना है, और R की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो देखिए ये 5 नीचे आ जाएगा बराबर I, और I की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको भाग कर सकते हैं, या तो आप देखिए दो, जो मैथ की एक ट्रिक होती है कि आप अगर जैसे निकालना आसान होता है, हम दोनों से क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ऊपर किया नीचे भी किया कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा 10। और जब ऐसे हो जाता है तो आपका जब 10 से भाग देंगे तो पॉइंट बीच में लग जाएगा, यानी 2.4 आ जाएगा। आप अलग से करके देख लीजिएगा, 2.4 इसका आंसर आ जाएगा। और मैंने अभी पीछे आपको इसका मात्रक बताया था, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। ठीक है दोस्तों, गेंद की स्थितिज ऊर्जा निकालनी, यानी पोटेंशियल एनर्जी हमें ज्ञात करनी है, जबकि हमें G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। देखिए एक गेंद है, 100 ग्राम वजन की एक गेंद है, इसको क्या हुआ है कि भवन के शीर्ष पे रखा गया है। कोई ऐसे मान लीजिए कोई भवन है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गेंद रखी हुई है, और जो इसका वेट दिया हुआ है M, इसका जो मास है वो दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और जो भवन की ऊंचाई है वो कितना है, यहाँ से इसकी जो है वो 70 मीटर ऊंची इसकी ऊंचाई हो जाएगी। उसके बाद शीर्ष पर रखी गई गेंद की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करी, और इसमें G बराबर जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है वो उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखे हैं। तो ये भी याद रखेंगे, यहाँ पे G की वैल्यू भी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये ऊंचाई पे है तो ऊंचाई पे होने के कारण जो इसमें क्या होगा, जो इसका वेट होगा उसमें G की वैल्यू भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तभी जाके इसका वो निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या दोस्तों होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होता है mgh। देखिए पोटेंशियल एनर्जी वही होती है कि किसी भी वस्तु को ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है, किसी भी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो किया गया कार्य होता है वही आपका पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। जब वो वहां पहुंच जाती है तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है, स्थिति ऊर्जा में एक एनर्जी आ जाती है, उसी को हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, एम की वैल्यू देखिए क्या हुआ है 100 ग्राम दी हुई है। यहाँ पे मैं अलग वैल्यू लिख देता हूँ, m बराबर दिया हुआ है 100 ग्राम, और देखिए 70 मीटर उसकी ऊंचाई दी है, तो हाइट जो दी हुई है वो 70 मीटर दी हुई है। उसके बाद गेंद की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, और G की वैल्यू जो दे रखी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, और हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग कर सकते हैं कि अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 इंटू आपका 10 हो गया, और H की वैल्यू हो गई 70। आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो सकता है आपका आंसर जो आ जाए वो आ जाए 4 टाइम 0 यानी 70,000 जूल आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है वो सेम नहीं है। देखिए मीटर में दिया हुआ है, और ये आपका ग्राम में दिया हुआ है, और जबकि जो मीटर के साथ जो इसकी एसआई यूनिट होती है मास की वो किलोग्राम होती है, तो इसको किलोग्राम में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हमें इसमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जब इसको चेंज कर देंगे तो या तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो 0.1 किलोग्राम इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 3 0 आपको ऐसे कट जाएंगे, और क्या बचा, केवल 70 बच गया। कितना बच गया, 70 बच गया, और आपका ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ से निकल आई दोस्तों। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ गई, और मैंने पीछे बताया कि एनर्जी का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, तो ये हो जाएगा 70 जूल इसका मात्रक हो जाएगा, मतलब जो जूल इसका मात्रक हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 70 जूल, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 70 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है,
ऊष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? देखिए ऊष्मा को मापने के लिए पूछ रहा है, तो ऊष्मा को मापने के लिए किसका यूज किया जाएगा? देखिए मीटर लिखा हुआ है, एनर्जी मीटर लिखा हुआ है, कैलोरी मीटर लिखा हुआ है, वॉट मीटर लिखा हुआ है, तो किसका यूज किया जाएगा? तो जो ऊष्मा को नापा जाता है वो कैलोरी में नापा जाता है। जैसे आपको पता ही है कि ऊष्मा की जो यूनिट होती है वो कैलोरी होती है, और उसको नापने का जो यंत्र होता है जो जिसके द्वारा नापा जाता है उसे कैलोरी मीटर कहते हैं। कोई अगर बॉडी है उसमें अगर ऊष्मा है तो उसको नापने के लिए कैलोरी मीटर का यूज किया जाएगा। एमीटर की बात करें तो जैसे मैं पीछे बताया था, इलेक्ट्रिक करंट को यानी विद्युत धारा को नापने के लिए आपको आपका एमीटर का प्रयोग किया जाएगा। और फिर बात करें एनर्जी मीटर की बात करें, एनर्जी मीटर का यूज किसको नापने के करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा की खपत, क्या नापने के लिए? विद्युत ऊर्जा की खपत नापने के लिए हम क्या किसका एनर्जी मीटर का प्रयोग करते हैं। वाट मीटर की बात करें, वाट मीटर का किसको मापने के लिए करते हैं? तो विद्युत शक्ति को मापने के लिए। किसको? विद्युत शक्ति। देखिए जो पावर की यूनिट होती है वो वाट होती है, जो शक्ति की यूनिट होती है वो वाट होती है, तो ऐसे करके याद रखेंगे। विद्युत शक्ति को मापने हेतु जो प्रयोग किया जाता है वो वाट मीटर प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कैलोरी मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 77 फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर? तो देखिए ये आपका टेम्परेचर दिया हुआ है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और हमें इसमें किसमें चेंज करना है? सेल्सियस में चेंज करना है। देखिए चारों ऑप्शन हमारे सेल्सियस में है तो इसमें चेंज करना है। तो देखिए जो टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/5 बराबर F-32/9। ये देखिए ये तो हो गया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। देखिए इसमें चार अलग अलग और वैल्यू होती हैं, और भी नापने के तरीके होते हैं। वो देखिए और भी, मतलब एक तो सेल्सियस में नापते हैं तापमान को, एक फ़ारेनहाइट में नापते हैं, और एक इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन, मैंने आपको पीछे बताया था। तो K-273/5, और एक और होती है र्यूमर, किसमें नापते हैं? र्यूमर में नापते हैं, इसको आर से यूनिट करते हैं R/4। तो ये आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली, तो इसको याद रखिएगा और जो भी आपका पूछा हो इसमें से लगा लीजिएगा। देखिए इसमें किसमें फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और सेल्सियस में निकालना, तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो C/5 बराबर F-32/9। तो फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू दी हुई है 77, तो यहाँ रख देंगे C/5 77 इसकी वैल्यू रख देंगे -32/9। तो ये आगे सॉल्व करेंगे, C/5 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये हो गया 5, और साथ में 3 गया तो आपका 4 बचा अपॉन 9। आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए 5 बार कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और यहाँ 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री। तो सेल्सियस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 आ जाएगी। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है रक्त के उचित स्कंदन क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपका कहीं से अगर मान लीजिए कोई बॉडी पार्ट आपका कहीं से कट हो जाता है तो वहां से खून निकलने लगता है, लेकिन आपने कुछ समय बाद देखा होगा कुछ ही समय में वहां पे एक क्लॉटिंग हो जाती है, मतलब वो खून बंद हो जाता है, एक लेयर जम जाती है, उसको ही क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो मतलब कह रहा है कि जो क्लॉटिंग हो जाती है वो किसकी वजह से होती है, किस विटामिन की वजह से होती है? तो इसका ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये विटामिन के की वजह से वो खून की क्लॉटिंग हो जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और बात कर लें विटामिन ए की, बात करें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। आगे बात करें विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा? एनीमिया रोग हो जाता है। और विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेट्स का रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से उस चर वेरिएबल की पहचान करें जो गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है। देखिए ये भी क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में पूछा गया था, तो पूछा गया है कि इसमें से ऐसा कौन सा, चारों में से कौन सा वेरिएबल है जो गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता? किसके बारे में? आपका गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने आइडियल गैस लॉ पढ़ा होगा। कौन सा? आइडियल गैस लॉ, आदर्श गैस का जो नियम था वो आपने पढ़ा होगा, पीवी बराबर एनआरटी, पी बराबर एनआरटी, जहां पी बराबर आपका प्रेशर हो गया, वी बराबर वॉल्यूम हो गया, एन बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और आर एक आपका कांस्टेंट था जो कि आइडियल गैस कांस्टेंट है, और टी बराबर आपका टेम्परेचर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो
किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, देखिए प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब दाब आपका नहीं होगा। V बराबर वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन भी उसके व्यवहार के बारे में बताता है। ये मतलब कुल मिला कह रहा है कि गैस के बारे में, व्यवहार के बारे में क्या इसमें से नहीं बताता है। तो देखिए दाब भी बता रहा है और वॉल्यूम भी बता रहा है और आपका टेम्परेचर भी बता रहा है, यानी तापमान भी बता रहा है। तो क्या हो गया, केवल समय, समय एक ऐसा वेरिएबल है जो कि गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड नंबर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध होता है। तो देखिए प्रतिरोध की बात कर रहा है, यानी आर की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है कि इनमें से किसके बराबर होता है। तो देखिए जो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, आर जो होता है, देखिए आर जो प्रोपोर्शनल होता है, कुल मिला के जो आर प्रोपोर्शनल होता है वो एल यानी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ जाता है। लंबाई को अगर हम तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और क्या होता है आपका, और जो जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, उसके ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध आपका कम हो जाएगा, और अगर एरिया को घटाएंगे तो प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कोई अगर इतना बड़ा एरिया है ना, और एक इतना छोटा एरिया है, तो देखिए इसका एरिया ज्यादा है तो इसमें प्रतिरोध आपका कम हो जाएगा, मतलब धारा इसमें आसानी से बह सकेगी, है ना। और इसका देखिए एरिया कम है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसका मतलब है धारा इसमें आसानी से नहीं बह पाएगी। तो कुल मिला के ये इस पे डिपेंड करता है। तो जब इन दोनों को समीकरण को मिला देते हैं तो आर प्रोपोर्शनल हो जाता है एल अपॉन ए, ठीक है, ये हो जाता है। और जब इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये रो का मात्रा आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, हो जाता है एल अपॉन ए। तो ये आपका फॉर्मूला बेसिकली होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये पूछ रहा है कि जो प्रतिरोध होता है वो किसके, मतलब किसके बराबर होता है, इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए लंबाई के तो अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है जैसे ये वाला 1/, मतलब 1/, में अगर कोई चीज आ रही है तो व्युत्क्रमानुपाती, जैसे आर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है एरिया के, लेकिन आर जो है अनुक्रमानुपाती है लंबाई के, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है क्या इसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, तो देखिए क्षेत्रफल के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, हाँ ये सही चीज है। और इसकी विद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती, तो कि यहाँ भी क्या है, इसके अनुक्रमानुपाती, ये देखिए ये साइन जो आपका है वो विद्युत प्रतिरोधकता को दर्शा रहा है, तो इसके भी ये अनुक्रमानुपाती होता है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। तो देखिए ऊष्मा धारण करने की क्षमता जिसमें सबसे ज्यादा होती है वो कौन सा ऑप्शन है, वो होता है पानी। आपका क्या हो जाता है, पानी, यानी वाटर की जो ऊष्मा धारिता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मेरी शीट में पूछा गया था। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। देखिए हमने अभी पीछे बात करी थी आर बराबर रो एल अपॉन ए, इसकी बात करी थी। तो ये जो साइन है ये आपका किसको दर्शाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को दर्शाता है। किसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, क्या रेजिस्टिविटी, यानी आपका विशिष्ट प्रतिरोध हो गया या प्रतिरोधकता को ये दर्शाता है। एल आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका एरिया हो जाएगा, और आर बराबर होता है रेजिस्टेंस, क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये पूछ रहा है हमें इसकी इकाई निकालनी है, रो की इकाई निकालनी है। तो विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी, इन सबको देखिए उधर ले जाएंगे, तो ये आर हो गया, ये ए ऊपर जाएगा इंटू ए में आ जाएगा और अपॉन एल हो जाएगी। तो देखिए जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। और इसका मात्रक, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। एसआई यूनिट की बात करें तो एरिया जो नापा जाता है वो मीटर स्क्वायर में नापा जाता है, और लेंथ की जो लेंथ का जो एसआई मात्रक है वो मीटर होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए एम से ये एक स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। तो आपका इसका जो विद्युत प्रतिरोधकता यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो एसआई इकाई है वो ओम मीटर हो जाएगी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, गैसों का दाब किसके द्वारा मापा जाता है। गैसों के दाब की बात कर रहे हैं, जो प्रेशर ऑफ गैसेज है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका
मैनोमीटर हो जाएगा। कौन सा? मैनोमीटर के द्वारा ये नापा जाता है। टैकोमीटर की बात करें तो ये रोटेशनल स्पीड नापता है, मतलब जो घूर्णन गति होती है। क्या? घूर्णन गति। जैसे आपने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर में क्या होता है, जब उसका जो शाफ्ट होती है वो घूमती रहती है, तो उसको नापने के लिए टैकोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद फेदोमीटर की बात करें तो डेप्थ ऑफ ओशियन यानी समुद्र की गहराई। आपका किसका? समुद्र की गहराई को मापने के लिए आपका फेदोमीटर का यूज किया जाता है। बैरोमीटर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष इनमें से किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष की बात करें तो अब देखिए, लग रहा है जैसे प्रकाश वर्ष लिखा हुआ तो वर्ष से लोग कंफ्यूज जाएंगे, ये समय का मात्रक है, लेकिन ये गलत है। ये लाइट ईयर। क्या हो गया? इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइट ईयर। और लाइट ईयर मैंने देखिए बताया हुआ था कि लाइट ईयर क्या होता है, मतलब एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी निर्वात में, मतलब वैक्यूम में एक वर्ष में जो प्रकाश द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी चाल होती है। तो एक साल में जितनी ये ट्रेवल कर लेगा वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो इसका मतलब ये किसका मात्रक है? ये आपका दूरी का मात्रक हो जाएगा। ये हमारा डिस्टेंस को नापने का मात्रक हो जाएगा। और मैं देखिए पीछे बताया हुआ था कि एक लाइट ईयर जो बराबर होता है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। इसमें देखिए मोस्टली क्वेश्चन 2018 की शिफ्ट में जो पूछे गए, अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। देखिए मेरी शिफ्ट में जो पूछे गए थे क्वेश्चन वो मैंने इसमें डाले हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन समझ में आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।